Hi Kemi. So in this video we are going to discuss about the short note of surface chemistry. Okay, this video will be helpful for if you are preparing for exams like NEET, JEE, entrance exam, and also useful for board exams. Okay, सो ये जो वीडियो होने वाला है ये एक शॉर्ट नोट है। ओके, ये लॉन्ग नोट नहीं है, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट शॉर्ट में हर टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट है कि हम डेफिनेशन और प्रॉपर्टी देख रहे हैं। किसके बारे में? सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकता है? ये कह रहा है कि द एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई मोलिकुलर स्पेसिस है, वो किसी भी किसी किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जा करके अगर एक्युमुलेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ओके, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सरफेस केमिस्ट्री में एक टर्म होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो होता है वो कैसा है? वो सरफेस फिनोमिना है। ओके, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमिना है। सरफेस केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एंड लीड्स टू लोअरिंग ऑफ एंट्रोपी। इसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज करता है। मतलब देखो क्या है, स्पॉन्टेनियस है मतलब बाहरी इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। एक्सोथर्मिक है मतलब कहीं ना कहीं हीट रिलीज होगा। ओके, वन मोर थिंग, एंट्रोपी क्या हो रहा है? लोअर हो रहा है, मतलब यहाँ पर रैंडमनेस डिक्रीज करेगा। रैंडमनेस जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो 10 मॉलिक्यूल्स है ऐसे, और वो आके किसी सॉलिड सरफेस पर अगर बॉन्ड कर रहे हैं, तो अब रिमेनिंग स्पेस हमारे पास कितने बच गए? सिंगल स्पेस रह जाएगा, केवल ये है, केवल वन। ओके, टोटल 11 थे इनिशियली, अब कितने हो गए? सारे तो एक्युमुलेट हो गए, बॉन्ड बना लिए इसके साथ में, तो बच गया वन। रैंडमनेस एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। कुछ टर्मिनोलॉजी है सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है देखो एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो रहा है, उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। ओके, या आप ऐसे मान सकते हो कि जो एडजॉर्बेंट होता है वो सॉलिड सब्सटेंस है, जो क्या हो रहा है? एडजॉर्बेंट पे जाके एडजॉर्ब होगा। ओके, एडजॉर्बेंट क्या है? तो एडजॉर्बेंट एक सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर सरफेस पर कोई भी एडजॉर्बेंट या कोई भी सॉलिड पार्टिकल जाकर के, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस पार्टिकल जाके एडजॉर्ब होगा, उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या करता है कि हमें सरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी रिएक्शन हो सके इसके ऊपर में। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास डी एडजॉर्प्शन क्या होता है? तो जस्ट जो भी एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूल और सब्सटेंस के बीच में यहाँ पर, सॉरी, ऐसे लिख दो कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा डी एडजॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन हो जाता है। ऑपल्सन क्या होता है कि देखो, बस ऐसे समझो कि जो मेटल के सरफेस पे अगर कोई गैस जाके एडजॉर्ब हो रहा है तो उसको, इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑपल्सन। जॉप्सन क्या होता है? तो अगर एडजॉप्शन भी हो रहा है और साथ में एब्जॉप्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे जॉप्शन। ओके, एडजॉप्शन टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, फिजिशियल जॉप्शन होते हैं, सेकंड, केमी जॉप्शन होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फिजिशियल जॉप्शन, देन molecules are held together by weak van der Waals force. जस्ट कीप इन माइंड, अगर फिजिशियल जब हो रहा है तो वहां पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से वीक वीक वांडरवाल फोर्स से अटैच होते हैं। ओके, इसके लिए जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो लो होता है। फिजिशियल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब हर, मतलब कोई भी स्पेसिस होगा, अगर फिजिशियल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो किसी भी सब स्पेसिस में एडजॉर्प्शन शो करेगा ही करेगा। ओके, कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। कंपाउंड से मतलब है कि कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनती है।
कोवैलेंट बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बनती है। ओके, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो जो फिजिसियो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करती है। फॉर्म्स मल्टीमोलिकुलर लेयर एंड इज रिवर्सिबल, फिजिसियो एब्जॉर्प्शन जो है अगर ये सॉलिड है तो अगर यहाँ पर वन लेयर एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ पर ऊपर में सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर फॉर्म हो सकते हैं। और ये जो होता है रिवर्सिबल होता है, मतलब हम ये साइन यूज करेंगे जब भी हम फिजिसियो एब्जॉर्प्शन करेंगे तो ये साइन यूज करेंगे, रिवर्सिबल होता है। ओके, अब हम केमी जंक्शन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि केमी जंक्शन में मॉलिक्यूल जो होते हैं वे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड शो करते हैं। ओके, मतलब केमी जंक्शन में जो सरफे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट था, वहां पर इनके बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। ओके, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हाई हो जाता है। ओके, हीट एब्जॉर्प्शन इज हाई, और ये स्पेसिफिक नेचर होता है। ये नहीं है कि अगर हमने चारकोल ले लिया वहां पर सभी गैसेस सभी लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं, चारकोल केवल खास टाइप के लिक्विड को ही एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए बोला जाता है कि केमी एब्जॉर्प्शन में, केमी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, मतलब क्या है, सरफेस कंपाउंड बनते हैं, दो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मिलकर के केमिकल बॉन्डिंग करता है, सरफेस कंपाउंड बन जाता है। और ये जो होता है यूनिमोलिकुलर होता है, अगर एक लेयर केमिकल लेयर का केमिकल केमी जंक्शन हो चुका है तो ये सेकेंड लेयर कभी नहीं बनेगा। ओके, वन मोर थिंग, ये रिवर्सिबल होता है तो हम केवल ये सिंगल हेडेड एरो यूज करेंगे। Another type of adsorption can be positive adsorption and negative adsorption. Okay, so concentration of adsorbent is more on the surface of the adsorbent than in the bulk. अगर सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और बल्क में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा एडजॉर्बेंट का, सॉलिड पार्टिकल्स का, ये सॉलिड समझो, सॉलिड पार्टिकल का, अगर सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है बल्क में कम है तो वो हो जाता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ओके, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अगर बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और सरफेस पे कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्प्टिव इंक्रीजेस इन द बल्क आफ्टर एडजॉर्प्शन, उसको बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ओके, हमें यहाँ पर दो ग्राफ शो किया गया है। सबसे पहले देखो रिलेशन क्या हो जाता है, तो कह रहा है कि अगर ये जो होता है एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n। ओके, यहाँ पर x बाई एम क्या है कि फ्रैक्शन, ये x बाई एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो जाएगा। k हो जाएगा कांस्टेंट, p हो जाता है प्रेशर। ओके, और 1/n हो जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब देखो अगर रिलेशन यहाँ पर आप लॉग ले लोगे तो लॉग के टर्म में क्या हो जाएगा, ये मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। हमने सोल्व करे log के टर्म में। अब देखो क्या किया गया है, यहाँ पर log ये हो गया x, सॉरी y, ये हो जाएगा y, और ये हो जाता है m, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y हो गया हमारे पास ये वाला, x हो गया हमारे पास log p, स्लोप हो गया हमारे पास m दैट इज 1/n, ये स्लोप हो गया, और log k हो जाएगा हमारे पास इंटरसेप्ट। देखो ये इंटरसेप्ट हो गया log k। ओके, अब देखो हमने कहा था फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कि अगर हम टेम्परेचर के जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो इस चीज को कहा गया कि देखो ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। बस कुछ नहीं करना है, प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट हो, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इस वैल्यू पर आप लिख देते हो। ठीक है, देखो तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट यहाँ पर देखो ये रहा है, यहाँ पर कहीं आ रहा है, सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और है तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर तो एब्जॉर्प्शन देखो कितना हाई हो चुका है।
एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे हाई होगा, हाई टेम्परेचर पे लो होगा। ओके, और इन दोनों ग्राफ को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लेट्स मूव ऑन कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट is the phenomenon of enhancing the rate of a chemical reaction by using catalysts. Okay, कैटलाइसिस प्रोसेस क्या है कि केमिकल रिएक्शन के अगर रेट को इंक्रीज किया जाता है कोई बाहरी सब्सटेंस डाल करके, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटलाइसिस। और जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी रहती है उसको इंक्रीज करने के लिए हम प्रोमोटर्स यूज करते हैं। Substances that enhances the activity of a catalyst are called promoters. कभी-कभी catalysts are not sufficient to increase the rate of a chemical reaction, so we use catalyst with promoters so that we get our desirable yield. Sometimes we need to decrease the activity of a catalyst, so we use poisons, and these are called catalytic poison. Substances which decreases the activity of a catalyst, ऐसे सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, मतलब उसके अब जितना रेट को इनहेंस करना चाहिए उससे वो रेट को उतना इनहेंस ना करके, मतलब मान लीजिए 10% इंक्रीज करना चाहिए रेट को, बट वो क्या करते हैं, अगर हम पॉइजन डाल देंगे तो 5% ही इंक्रीज करेंगे, 10% ना करके अब वो कितना करेंगे, 5% करेंगे। तो ये हो जाता है पॉइजन का वर्क। अगर 10% से हमें 20% करना है और इंक्रीज करना है रेट को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोमोटर्स। क्लियर? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज एक्टिविटी। सो कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करने की कैपेसिटी को ही हम एक्टिविटी कहते हैं। सेलेक्टिविटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, देखो जो कैटलिस्ट होते हैं वे नेचर में बहुत सेलेक्टिव होते हैं। अगर हमें अमोनिया अगर हम अमोनिया सॉरी नाइट्रोहेबर प्रोसेस में हमें अमोनिया बनाना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, हम सारे कैटलिस्ट नहीं यूज कर सकते हैं। वो है आयरन कैटलिस्ट ही, एफी मोलिब्डेनम कैटलिस्ट ही हम यूज करते हैं। ओके, तो यही कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यील्ड के लिए हम स्पेसिफिक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, इसलिए कैटलिस्ट जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं इन नेचर में। कैटलिस्ट are of two types. First is homogeneous catalyst and second one is heterogeneous catalyst. ऐसे कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट का फेज सेम हो जाता है, हम उसको बोलेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट है। एज फॉर एग्जांपल, इफ ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 अगर हम कर रहे हैं, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो हम नाइट NO यूज करते हैं ये भी कैसा होता है, गैस है। देखो रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की फेज सेम हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। नेक्स्ट टाइप इज हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। सो यहाँ पर जस्ट इनवर्स हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट की एंड कैटलिस्ट का जो फेज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा प्रोसेस जो हमने अभी यूज किया था उसमें क्या था कि अमोनिया के लिए हम Fe यूज करते हैं, जहाँ पर Fe सॉलिड होता है और अमोनिया क्या होता है, गैस होता है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन भी हो गया, नाइट्रोजन जो कि रिएक्टेंट है, तो ये भी कैसा है, गैस है। तो फेज डिफरेंट हो गया, इसको बोल देंगे हम हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज आवर ऑटो कैटलिस्ट। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट। हमें एक्सटर्नल कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया, लाइक दैट, अगर एक बार अमोनिया बन जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि वो इटसेल्फ कैटलिस्ट जैसा एक्ट करने लगता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर अमोनिया नहीं होना चाहिए, बट मैं ऐसे ही जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ। तो अमोनिया देखो यहाँ पर कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एक बार अगर ये बन गया तो यही खुद सेल्फ कैटलिस्ट हो जाएगा, या ऑटो कैटलिस्ट सेल्फ कैटलिस्ट बोलते हैं। ओके, जैसे कि टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद KMnO4।
नेक्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे, और ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे, वे कहलाएंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। ये पॉजिटिव हो गया और ये हो जाएंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट तो डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ओके, देखो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साइज कितना है, उसके लिए कौन सा हम कैटलिस्ट यूज करेंगे कि फिट हो जाएगा, इसी को कहा जाता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ओके, जियोलाइट्स जो होते हैं वे अच्छे सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि इनके पास हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट इज आवर एंजाइम्स। एंजाइम्स को समटाइम्स कहा जाता है बायोकैटलिस्ट। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड एंजाइम्स जो होते हैं वे कहीं ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कैटलिस्ट से। ओके, एंजाइम्स आर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये नेचर में कोई हार्म नहीं करते, नेचर को हार्म नहीं करते हैं, बट कैटलिस्ट करते हैं क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं। ओके, तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट हाईली एफिशिएंट एंड स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। ओके, वर्क करते हैं अंडर ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे। इसके लिए एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होना चाहिए। ओके, देखो अगर हमें एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, कोएंजाइम। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। ओके, एक्टिवेटर्स बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं। एक्टिविटी इनहिबिट करने के लिए हम एंजाइम्स की यहाँ पर इनहिबिटर यूज कर सकते हैं या पॉइजन यूज कर सकते हैं। ओके, next topic is our colloid. So, what is colloid? We are going to discuss about the basic definition of colloid firstly. So, a colloid is a heterogeneous system in which particle of size between 1 nanometer to 1000 nanometer, okay, are present. Okay, यहाँ पर क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं डिस्पर्सन मीडियम में। तो कहते हैं कि कोलाइड्स क्या है, एक हेटेरोजेनस सिस्टम होता है। ओके, जिनमें क्या होते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं ये 1 नैनोमीटर थाउजेंड नैनोमीटर की वे डिस्पर्स होते हैं डिस्पर्सन मीडियम में किसी सॉल्वेंट में। अब देखो यहाँ पर दो टर्म आते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्सल मीडियम भी कहा जाता है कभी कभी, एल। ओके, substances which is dispersed it is discontinuous phase। ओके, ऐसा सब्सटेंस या ऐसे मान सकते हो कि ये इसको हम सोल्यूट लेके चल सकते हैं कि ऐसे सोल्यूट या ऐसे सब्सटेंस जो डिस्पर्स्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज। ओके, और ये क्या होते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मतलब ये लगातार नहीं होंगे, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर प्रेजेंट हो यहाँ पर, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्पर्सन मीडियम। तो ये क्या करता है, ये सॉल्वेंट लाइक एक्ट करता है, मीडियम होता है जिनमें क्या करता है सब्सटेंसेस को डिस्पर्स किया जाता है और ये कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, ऐसे। नेक्स्ट इज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलैड्स। सो there are many bases which are used to classify colloids. First is based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium. हम यहाँ पर dispersed phase और dispersion medium के physical state के बेस पर colloids को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज अवर सोल। सोल क्या हो जाएगा, जिसमें सोलिड जो होगा वो डिस्पर्स्ड होगा लिक्विड में। डिस्पर्सन मीडियम है यहाँ पर लिक्विड, सोलिड क्या है डिस्पर्स्ड फेज। जेल्स में क्या होता है कि लिक्विड जो होते हैं सॉलिड में डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है। इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल हो जाता है मिल्क। सोल का एग्जांपल पेंट, जेल का एग्जांपल चीज और इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क। इसमें डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। ओके, सो
Oil in water is a type of emulsion. Here is an example. Oil in oil. There are two type of uh, there are two types of emulsion: oil in water and water in oil. Okay. So one important example is oil in water is a type of emulsion, that is milk. Next classification is based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. ओके, इसके बेस पर हम दो टाइप को क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज लायोफिलिक सोल्स एंड सेकेंड वन इज लायोफोबिक सोल. फोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग, वाटर लविंग, या ऐसे बोल सकते हैं सोल्यूट लविंग, सोल्यूट हीटिंग. ओके, ये क्या होते हैं कि लिक्विड लविंग होते हैं, डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं. ओके, लायोफोलिक फिलिक लिक्विड लविंग है. देखो कुछ करने बाद सोलिड डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज के बीच में इंटरेक्शन है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ये फॉर्म हो जाएंगे. ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये वाला एयर यूज करेंगे. सो डिस्पर्सन और डिस्पर्स फेज को अलग किया जा सकता है, वापस से एक किया जा सकता है. ओके, ये स्टेबल होते हैं और ये इजीली कोकुलेट नहीं होते हैं. ओके, कोकुलेशन क्या है, इट्स लाइक प्रिसिपिटेशन. ओके, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल के हम उसको प्रिसिपिटेट कर देते हैं, तो वो कोकुलेशन कहलाता है. ओके, so second type is lyophobic colloids. lyophobic solids या colloids बोल सकते हैं. यहाँ पर क्या होते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होते, इनको प्रिपेयर करना ही. देखो क्योंकि सॉलिड, सॉरी, ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि लायोफिलिक कोलाइड के बीच में अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ डाल रहे हैं, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तब कोई इंटरेक्शन नहीं. तो हमें इसके लिए ये इजीली प्रिपेयर करना, हम चाहते हैं कि कोलाइड इजीली प्रिपेयर तो नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं. ओके, तो कह रहा है कि लिक्विड हीटिंग होते हैं, प्रिपेयर बाय स्पेसिफिक मेथड, इसको किसी स्पेसिफिक केमिकल मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, रेडिली कोगुलेट हो जाते हैं, इजीली कुछ भी थोड़ा सा डालेंगे तो कोगुलेट हो जाता है, कोगुलेटिंग एजेंट एक्चुअली यूज करते हैं. ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार प्रिपेयर हो गए तो वापस से हम बैक नहीं कर सकते हैं. ये उतने स्टेबल नहीं होते हैं और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज पार्टिकल्स के साइज के बेस पे बात करेंगे, सॉरी टाइप्स के बेस पे बात करेंगे कि पार्टिकल टाइप. अगर देखो फर्स्ट हो सकता है कि मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, इसके बेस में क्या करेंगे, फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स जिनका डायोमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा. लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, देखो एटम्स है तो ऑब्वियसली कि स्मॉल साइज के हो जाएंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स बनाया जाता है. इनके बीच में वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है. सेकेंड इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. ओके, सो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, देखो मैक्रो का मतलब होता है कि बिग साइज. ओके, तो यहाँ पर कैसे मोलिक्यूल्स होंगे, बिग साइज, तो फॉर्म्ड बाय मोलिक्यूल्स ऑफ बिग साइज, एक्चुअली केज साइज लिखा है, ठीक है. बिग साइज के मोलिक्यूल को जब हम एग्रीगेट करेंगे तो हमें बनता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड. नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स, फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंसेस व्हिच at low concentration behaved as normal strong electrolyte but at high concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates and tile misses. ओके, देखो अगर एग्रीगेट कोलाइड बनाना है तो इसके लिए अगर कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो वे कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करेंगे. बट अगर आप कंसंट्रेशन को अगर आप हाई कंसंट्रेशन कर दे रहे हो तो वे कैसे बिहेव करेंगे, वो मिसेल जैसा बिहेव करते हैं. ओके, जो कि हम सॉफ्टनिफिकेशन वगैरह में यूज करते हैं, ये मिसेल का पार्ट होता है. इधर एक एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, सेकंड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, ऐसे कुछ होते हैं मिसेल. और ये डॉट को ट्रैप करके रखते हैं, बाहर की साइड में वाटर होता है. देखो लेट मी शो यू, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 होता है, अंदर में डॉट को ट्रैप करते हैं और इसी पार्ट को कहा जाता है कि मिसेल. इस पूरे पार्ट को, H2 के साथ वाले पार्ट को मिसेल कहा गया. ओके, तो ये देखो बहुत सारे स्पेसिस. एक तो देखो डॉट था, एक ऐसे ये सोप के पार्टिकल हो गए, हाइड्रोफोबिक, अंदर अंदर के साइड, बाहर के साइड हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर के साथ अटैक करेंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल का लेयर होगा.
तो बहुत सारी चीजें एग्रीगेट हो गई, इसलिए कहा जाता है इसको मिसेल। ओके ओके, सम इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस जो कि सरफेस केमिस्ट्री में यूज होते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते। देखो, तो पहला है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? सिंपल है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर हम यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन ले रहे हैं और यहाँ पर अगर हम टॉर्च डाल रहे हैं ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पर अगर पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं तो हम इस इफेक्ट को बोलते हैं, हम इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, अगर किसी में रखा गया तो वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होते हैं, मतलब रैंडम मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं। पेप्रिजाइजेशन तो कह रहा है कि कन्वर्ट प्रेसिपिटेट इनटू द कन्वर्ट प्रेसिपिटेट इनटू द कोलाइड। ओके, प्रेसिपिटेट को कोलाइड में बदलना ही पेप्टाइजेशन कहलाता है। इट इज नॉट प्रेसिपिटेशन, इट इज पेप्टाइजेशन। Dialysis: separation of colloid particles from the crystalloids by diffusion through a parchment और एन एनिमल मेम्ब्रेन। देखो, कोलाइड्स तो हमारे काम के होते हैं, ओके, क्रिस्टोलाइट का साइज एक्चुअल में लार्ज होता है। कोलाइड जो होते हैं वे एनिमल मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाते हैं, जबकि क्रिस्टलाइट पास नहीं करते, वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो डायलिसिस में हम कोलाइड को क्रिस्टलाइट से अलग करते हैं। नेक्स्ट है जेडा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर पार्टिकल्स का एक लेयर है लाइक दैट प्लस वाला, तो इसको एग्रीगेट करेगा माइनस वाला। ओके, फिर से एक प्लस वाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लस और माइनस बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है, इसी पोटेंशियल को कहा जाता है जेटा पोटेंशियल। ओके, इन लेयर को इस लेयर को इसमें एक मूवेबल लेयर होता है, एक फिक्स्ड लेयर होता है। ओके, इसको कभी कभी इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का सरफेस केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ दिस, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए थैंक यू सो मच।